PharmoHubPK। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 4 डिस्पर्शंस का पार्ट सी या आखिरी पार्ट इमल्शंस है। टॉकिंग अबाउट द डेफिनेशन ऑफ इमल्शंस, emulsion is a thermodynamically unstable system that consists of at least two immiscible liquid phases, जिसके अंदर यूजुअली एक वाटर फेज होती है और एक ऑयल फेज होती है, of which one of which is dispersed as globules in other liquid phase, जिसके अंदर एक जो फेज है वो in the form of globules, दूसरी फेज के अंदर जो है वो प्रॉपर स्टेबलाइज हुई होती है बाय द एक्शन ऑफ एन इमल्सिफाइंग एजेंट। ठीक है, दो इमिसिबल लिक्विड्स हैं, यूजुअली एक वाटर फेज और एक ऑयली फेज। क्योंकि वाटर और ऑयल आपस में हल नहीं होते, तो हम लोगों ने इमल्सिफाइंग एजेंट की मदद से एक फेज को दूसरी के अंदर डिस्पर्स किया होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लोब्यूल्स। तो इसको दूसरे तरीके से कैसे डिफाइन कर सकते हैं? एन इमल्शन इज एन इंटीमेट मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड्स दैट एग्जिबिट एन acceptable shelf life near room temperature, and it can also be defined as the component in emulsion. The component which is present in the form of small droplet is called internal, discontinuous or dispersed phase, and the other component present is called external phase or continuous phase or dispersion medium. Or most emulsions have droplet a diameter of 0.1200 micrometers. So you can see in this diagram, ये जो part A है इसके अंदर दो immiscible liquids हैं जो कि emulsify नहीं है आपस में। पार्ट बी या जो डायग्राम बी है उसके अंदर फेज बी डिस्पर्स हुई हुई है फेज ए के अंदर। लेकिन उसके बाद जो पार्ट सी है उसमें आप देखिए कि अनस्टेबल इमल्शन है, जो स्लोली स्लोली जो है वो क्या हो जाती है, सेपरेट हो रही है। पार्ट डी है इमल्सिफाइंग एजेंट। ये जो ग्लोब्यूल्स के ऊपर हल्का हल्का आपको ब्लैक नजर आ रहा है, वो बेसिकली उसने इमल्सिफाइंग एजेंट ने स्टेबलाइज किया हुआ है एक फेज को दूसरी फेज के अंदर। एक इंटरनल फेज है और एक एक्सटर्नल फेज है। जो इंटरनल फेज है उसको हम लोग डिसकंटिन्यूअस फेज भी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल ये ऑयल इन वाटर इमल्शन है, O/W का मतलब ऑयल इन वाटर। ऑयल है पानी के अंदर, तो पानी के अंदर ऑयल को हमने एज ग्लोब्यूल डिस्पर्स किया हुआ है। और जो फिगर 1B है ये है वाटर इन ऑयल। जो वाटर है उसको हम लोगों ने ऑयल के अंदर इन द फॉर्म ऑफ ग्लोब्यूल जो है वो डिस्पर्स किया हुआ है। इनमें से जो ग्लोब्यूल की फॉर्म में है वो डिसकंटिन्यूअस फेज है, और जो बाकी फेज है वो हमारे पास एक्सटर्नल या कॉन्टिन्यूअस फेज है। कॉम्पोजिशन ऑफ इमल्शन तीन चीजें हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया, एक एक्वस फेज, एक ऑयली फेज और एक इमल्सिफाइंग एजेंट। जो एक्वस फेज है इट कंसिस्ट ऑफ प्योर और द आयोनाइज्ड वाटर, जिसके अंदर वाटर सॉल्युबल ड्रग्स, प्रिजर्वेटिव्स, कलरिंग और फ्लेवरिंग एजेंट्स होते हैं। अगर हम लोग टैप वाटर या हार्ड वाटर यूज करें तो स्टेबिलिटी ऑफ इमल्शन का बुरा असर पड़ता है। और ऑयली फेज के अंदर हमारे पास फिक्स्ड ऑयल, वोलेटाइल ऑयल या मिनरल ऑयल हो सकता है, जिसके अंदर ऑयल सॉल्युबल विटामिन या एंटीसेप्टिक्स हम लोगों ने डिसॉल्व किए होते हैं। The oil used in the formation of emulsion should be auto-oxidation as well as from microbes. ये microbe free और oxidation free होना चाहिए। और जो तीसरा कंपोनेंट अहम है वो है इमल्सिफाइंग एजेंट, क्योंकि हम लोगों ने डेफिनेशन में भी बात की। वन फेज लाइक लेट्स से aqueous phase is dispersed in continuous phase like oily phase with the help of an emulsifying agent. जो emulsifying agent है वो बेसिकली दोनों immiscible liquids को क्या करता है कि आपस में एक को ग्लोब्यूल्स की फॉर्म में दूसरे में डिस्पर्स कर देता है। तो ये बेसिकली जो सरफेस टेंशन है दोनों के दरमियान उसको रिड्यूस करता है, और इमल्सिफाइंग एजेंट ही डिस्क्राइब करता है कि जो इमल्शन है वो ऑयल इन वाटर होगी, वाटर इन ऑयल होगी, मल्टीपल होगी या माइक्रो इमल्शन होगी। इस प्रोसेस को हम लोग इमल्सिफिकेशन बोलते हैं। एडवांटेजेस क्या है कि समटाइम्स जो ड्रग है उसका अनप्लेजेंट या अनपैलेटेबल होती है, वो तो उसको पैलेटेबल लिक्विड फॉर्म में ले जाने के लिए ये इमल्शन इस्तेमाल करते हैं, लाइक कोड लिवर ऑयल। क्योंकि जब कोड लिवर ऑयल को अगर आप वैसे लेंगे तो वो बहुत ऑयली ऑयली सी सेंसेशन देगी आपकी टंग पे, तो इसको पैलेटेबल बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा ऑयल सॉल्युबल ड्रॉप्स को हम लोग डिस्पर्स फेज के अंदर मिक्स करके उसको हम लोग डिस्पर्शन मीडियम के अंदर एक्वस फेज यूज करके इसको दे सकते हैं। Aqueous phase can be easily flavored, so जो bitter taste है उसको मास्क किया जा सकता है। Oily sensation से छुटकारा मिल जाता है, absorption enhance हो जाती है,
Emulsions offer potential in the design of system capable of giving control rate. इसको drug release के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकते हैं. And emulsions have been used to deliver poorly water soluble drugs. डिसएडवांटेजेस क्या है कि जिस तरह सस्पेंशंस को शेक करना पड़ता था बिफोर यूज, इनको भी करना पड़ता है. मेजरिंग डिवाइस चाहिए होती है आपको एडमिनिस्टर करने के लिए. स्टोरेज कंडीशन स्टेबिलिटी को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है. नीड अ डिग्री ऑफ टेक्निकल एक्यूरेसी एंड बल्कि होते हैं और माइक्रोबियल कंटेमिनेशन हो सकती है जिसकी वजह से इमल्शन टूट सकती है, इमल्शन में क्रैक आ सकते हैं. इमल्शन को क्लासिफाई करें तो ऑन द बेसिस ऑफ डिस्पर्स्ड फेज ये ऑयल इन वाटर या वाटर इन ऑयल हो सकते हैं. बेस्ड ऑन डायमीटर ऑफ लिक्विड ड्रॉपलेट्स, अगर 5000 ऑर्मस्ट्रॉन्ग या 0.5 माइक्रोमीटर होगा तो इसको मैक्रो इमल्शन बोलेंगे, जो थर्मोडायनामिकली अनस्टेबल होती है. और अगर 100 ऑर्मस्ट्रॉन्ग या 0.01 माइक्रोमीटर टू 0.1 माइक्रोमीटर होगा डायमीटर ड्रॉपलेट्स का, तो इसको हम लोग माइक्रो इमल्शन या थर्मोडायनामिकली स्टेबल इमल्शन बोलते हैं. सो ये तीन टाइप्स है इमल्शन की. एक सिंपल इमल्शन जो ऑयल इन वाटर या वाटर इन ऑयल होती है, उसको हम लोग बना सकते हैं मल्टीपल इमल्शन में. जैसे ऑयल इन वाटर इन ऑयल या वाटर इन ऑयल इन वाटर. और माइक्रो इमल्शन जो कि थर्मोडायनामिकली स्टेबल होती है और ऑप्टिकली ट्रांसपेरेंट होती है. तो कॉन्सेप्ट न्यू कॉन्सेप्ट है मल्टीपल इमल्शंस का. मल्टीपल इमल्शंस आर कॉम्प्लेक्स पॉली डिस्पर्स सिस्टम. इसके अंदर बोथ ऑयल और वाटर एंड वाटर इन ऑयल इमल्शन एग्जिस्ट साइमल्टेनियसली. मतलब ऑयल के अंदर आपने वाटर डाला हुआ है और उसको आपने दोबारा ऑयल में डाल दिया, ठीक है, या पानी के अंदर ऑयल मिक्स किया हुआ है, उसको डिस्पर्स बनाया हुआ है, उसको मजीद जो है वो वाटर के अंदर इनक्लोज किया. तो दो किस्म की इमल्शन हो सकती है, ये वाटर इन ऑयल इन वाटर एंड ऑयल इन वाटर इन ऑयल. So in these within emulsion, any drug present in the innermost phase must come to the new phase boundaries to reach the external या continuous phase. For example, ये oil in water in oil है, तो oil जो है इसमें continuous phase है. अगर आपने ड्रग इस ऑयल के अंदर डिसॉल्व की हुई है तो ये ऑयल से पहले वाटर में आएगी, वाटर से दोबारा ये ऑयल में जाएगी continuous phase तक. So whether the aqueous or the oily phase becomes the dispersed phase depends primarily on the emulsifying agent. किस किस्म का emulsifying agent इस्तेमाल किया है उस पे डिपेंड करेगा कि किस किस्म की emulsion बनेगी. तो यूजुअली जो हमारे पास ओरल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए emulsions हैं वो यूजुअली ऑयल इन वाटर टाइप होती हैं, जबकि जो फॉर टॉपिकल यूज है वो यूजुअली ऑयल इन वाटर भी हो सकती है या वाटर इन ऑयल भी हो सकती है डिपेंडिंग ऑन देयर यूज. तो pharmaceutical emulsions and lotions, vitamin oils, creams और ointments usually as emulsion बनाई जाती है. Theories of emulsification. तो 5 theories बहुत important है. इसमें है theory of viscosity, Fischer theory, surface tension theory, oriented wedge theory, plastic और interfacial film theory. सबसे important है वो surface tension theory, oriented wedge theory और interfacial film theory. सबसे पहली जो है वो है surface tension theory. कि इसके अंदर जो सर्फेक्टेंट है, जो आपके इमल्सिफाइंग एजेंट है, वो इंटरफेशियल टेंशन जो है बिटवीन टू फेजेस उसको रिड्यूस कर देता है. तो जो सर्फेक्टेंट है इट एनेबल्स लार्ज ग्लोब्यूल टू ब्रेक इनटू स्मॉलर ग्लोब्यूल्स और प्रिवेंट करता है वो छोटे ग्लोब्यूल्स को कि वो कोएलिसेंस होके बड़े ग्लोब्यूल्स में ना कन्वर्ट हो जाए. जो दूसरी हमारे पास थ्योरी है वो है प्लास्टिक और इंटरफेशियल फिल्म थ्योरी. तो जब दो इनविजिबल लिक्विड्स कांटेक्ट के अंदर आते हैं तो उनके अंदर जो फोर्स होती है लिक्विड हर एक लिक्विड की टू रेजिस्ट ब्रेकेज इनटू स्मॉल पार्टिकल, उसको इंटरफेशियल टेंशन बोलते हैं. क्योंकि ऑयल और पानी आपस में यूजुअली मिक्स नहीं होते, तो अगर आप उन दोनों को मिक्स करते हैं तो होता ये है कि एक जो दोनों के अंदर एक दौड़ लग जाती है कि कौन स्मॉल पार्टिकल में ब्रेक होगा. उस रेजिस्टेंस को इंटरफेशियल टेंशन बोलेंगे कि जो लिक्विड जो है वो रेजिस्ट कर रहा है ब्रेकेज को. When a high interfacial tension exists between two liquids, emulsification is difficult. और अगर आप टेंशन को किसी तरीके से रिड्यूस कर दें तो emulsification easy हो जाती है. So the interfacial film theory possesses that emulsifier forms an interface between the oil and the water, जिसके अंदर वो droplets को सराउंड कर लेता है इंटरनल फेस के और उसको as a thin layer of film adsorbed on the surface of the rock. तो अपने आप को जो emulsifier है, जो surfactant है, वो एक in the form of globule, in the form of droplet, जो dispersed phase है उसके ऊपर लगा के, तो वो पूरे जो external medium है उसके अंदर
डिस्पर्स हो जाते हैं. So third is Harkin's oriented wedge theory. So it proposes that the surfactant form monomolecular layers around the droplet of the internal phase of the emulsion. It is based on the assumption that emulsifying agent orient themselves about and within a liquid relative to their solubility in particular liquid. ये आप देख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी एक मोनोमोलिक्यूलर मतलब एक मॉलिक्यूल के हिसाब से एक मॉलिक्यूल की लेयर बन जाती है इमल्सिफाइंग एजेंट की ड्रॉपलेट के ऊपर. An emulsifying agent having greater hydrophilic character than hydrophobic character will promote oil in water. अगर वो हाइड्रोफिलिक होगा तो ऑयल इन वाटर इमल्शन बनाएगा और अगर जो सरफेक्टेंट है या जो इमल्सिफाइंग एजेंट है वो हाइड्रोफोबिक है तो वो वाटर इन ऑयल इमल्शन बनाएगा. सो अ फोर्थ इज थ्योरी ऑफ विस्कोसिटी. ये थ्योरी कहती है कि जितनी ज्यादा इमल्शन विस्कस होगी उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी. लेकिन ये हमेशा ट्रू नहीं है क्योंकि जो मिल्क है वो भी एक इमल्शन है लेकिन वो बहुत स्टेबल है, उसकी विस्कोसिटी बहुत कम है. जो कोल्ड क्रीम है वो बहुत ज्यादा विस्कस है लेकिन वो भी जो है वो ऑयल इन वाटर वाली वो भी हमारे पास स्टेबल है. तो फिफ्थ थ्योरी इज फिशर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रेट्स एंड सॉल्वेट्स. Fischer observed that the use of specific ratio of emulsifying agent to continuous phase. He claimed that the quantity of water in these specified ratios was all used up in forming a colloidal hydrate. It states that dispersed phase form colloidal hydrate or colloidal complex. For example, oil in water emulsion, that is, oil form colloidal complex in water in oil emulsion, water form colloidal complex and known as solvate. Now, कौन-कौन से additives हैं जो कि emulsion में डाले जाते हैं? Antioxidants, anti-microbial preservatives, auxiliary emulsifiers and emulsifying agents. तो emulsifying agents को हम लोग सबसे पहले explain करते हैं. Emulsifying agents ऐसे agents हैं जो basically emulsion को coalescence होने से बचाते हैं. They are also known as emulsions or emulsifiers. They help the formation of emulsion by three mechanisms. They reduce the interfacial tension, like जिसकी वजह से thermodynamically stabilization होगी. They form a rigid interfacial film, जिसकी वजह से जो that is a mechanical barrier to coalescence. It should possess some degree of surface elasticity and should not thin out and rupture when sandwiched between two droplets. और जो तीसरा mechanism है वो है formation of an electrical double layer, that is an electrical barrier to approach the particles. आइडियल प्रॉपर्टीज इमल्सिफायर की होनी चाहिए कि वो स्टेबल होना चाहिए, दूसरे इंग्रेडिएंट्स के साथ कंपैटिबल होना चाहिए, नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, बहुत कम उसके अंदर ऑर्डर, टेस्ट या कलर हो. इट शुड नॉट इंटरफेयर विद द स्टेबिलिटी ऑफ द एक्टिव एजेंट एंड इट प्रमोट इमल्सिफिकेशन टू प्रमोट द स्टेबिलिटी ऑफ इमल्शन. सो डिजायर्ड प्रॉपर्टीज क्या होती हैं इमल्सिफायर की? इट शुड बी सरफेस एक्टिव एंड रिड्यूस टेंशन टू बिलो 10 dynes per centimeter. It should be absorbed quickly around the dispersed drops as a condensed, non-adherent होना चाहिए that will prevent coalescence. It should impart to the other droplets an adequate electrical potential so that mutual repulsion रहे और जो coalescence ना हो. It should increase the viscosity of the emulsion and it should be effective in a reasonably low concentration. Emulsifiers के लिए हमारे पास एक सिस्टम है HLB या हाइड्रोफिलिक लाइपोफिलिक बैलेंस सिस्टम. ये बेसिकली सिस्टम है जो हमें बताता है कि किस किस्म का इमल्सिफायर हमने यूज करना है ताकि वो किस किस्म की जो इमल्शन है उसको प्रमोट करेगा. It is HLB of a surfactant is a measure of the degree to which it is hydrophilic or lipophilic determined by calculating values for the different regions of the molecule. के मॉलिक्यूल के अंदर कौन से ऐसे रीजन्स हैं जो हाइड्रोफिलिक है, लिपोफिलिक है और वो किस किस्म के इमल्शन को बनाएंगे. ईच इमल्सिफाइंग एजेंट हमें पता है कि उसके अंदर एक हाइड्रोफिलिक पोर्शन है, एक लिपोफिलिक पोर्शन है. हाइड्रोफिलिक वाटर के अंदर डिसॉल्व होगा, लिपोफिलिक ऑयल के अंदर, जिसकी वजह से जो इंटरफेशियल टेंशन है वो कम हो जाएगी. As the emulsifier becomes more hydrophilic, its solubility in water increases और वो oil in water emulsion बनाएगा and vice versa to the water in oil emulsion. तो ग्रिफिन ने स्केल डेवलप किया था जिसको हम लोग HLB स्केल कहते हैं. इसकी जो वैल्यूज है यूजुअली 1 to 20 रेंज होती है. सो द मोर हाइड्रोफिलिक सरफेक्टेंट हैड हाई HLB numbers whereas surfactant with HLB number 1 to 10 are considered to be lipophilic.
तो ये एक है कि अगर किसी इमल्सिफायर का HLB रेंज 0 to 3 है तो वो यूजुअली एंटी फॉर्मिंग एजेंट होता है। HLB रेंज अगर 4 to 6 है तो वो यूजुअली वाटर इन ऑयल इमल्सिफाइंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है। 7 to 9 वाला वेटिंग एजेंट के तौर पे, 8 to 18 वाला ऑयल इन वाटर इमल्शन बनाता है। इसी तरह 13 to 15 वाले डिटर्जेंट्स के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, एंड 10 to 18 वाले सॉल्युबलाइजिंग एजेंट्स के लिए। Now classification of emulsifiers. तीन किस्म के emulsifiers होते हैं based on their mechanism and based on their film they form at the interface. So एक है synthetic surface active agents जो कि monomolecular films बनाते हैं, हम देख सकते हैं डायग्राम में कि एक मॉलिक्यूल की लेयर है। सेमी सिंथेटिक एंड नेचुरल ये मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर बनाते हैं, और फाइनली डिवाइडेड सॉलिड पार्टिकल वो एक पार्टिकुलेट फिल्म बनाते हैं। सो द पर्पस ऑफ फिल्म जो कि मोनोलेयर, मल्टीलेयर या पार्टिकुलेट हो सकती है, ये बेसिकली एक बैरियर है जो कि कोएलिसेंस को प्रिवेंट करेगा। नाउ फर्स्ट टाइप इज सिंथेटिक इमल्सिफाइंग एजेंट्स जो कि मोनोमोलिकुलर फिल्म्स बनाएंगे। So, those surface active agents that are capable of stabilizing an emulsion do so by forming a monolayer of adsorbed molecules or ice at the oil-water interface. They reduce the interfacial tension and make the emulsion thermodynamically more stable. So, जिसकी वजह से ज़्यादा emulsion जो है वो stable हो जाती है. Droplets are surrounded now by a coherent monolayer that prevents coalescence. इसकी बेसिकली तीन टाइप्स होती हैं, आयनिक, कैटायनिक एंड नॉन आयनिक। जो एनायनिक है इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, फॉर एग्जांपल पोटाशियम, सोडियम एंड अमोनियम साल्ट्स ऑफ फ्लोरिक एसिड एंड ओलिक एसिड। ये यूजुअली ऑयल इन वाटर इमल्सिफाइंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। जो कैटायनिक है इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इनकी पीएच रेंज यूजुअली 4 to 6 होती है, लाइक वाटर टू अमोनियम कंपाउंड्स, फॉर एग्जांपल सिटाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड। तो नॉन आयनिक के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। ये ये बहुत ज्यादा यूज होते हैं एज इमल्सिफाइंग एजेंट, जहाँ पे ये पोजेस करते हैं एक प्रॉपर बैलेंस हाइड्रोफिलिक और लिपोफिलिक ग्रुप के दरमियान, लाइक ग्लिसरॉल एस्टर्स, पॉलीऑक्सीथाइलीन, ग्लाइकोल एस्टर्स एंड ईथर्स। दिस इज अ शॉर्ट चार्ट जिसमें ये सब कुछ जो है वो एक समराइज किया हुआ है। So next is natural emulsifier agents या multi-molecular films. ये multi-molecular films बनाते हैं and they are derived from natural, that is plant or animal source. इनको hydrocolloid emulsifying agents भी बोलते हैं। These materials form hydrophilic colloids when added to water and produce oil in water emulsion. Although their surface activity is low, these materials achieve their emulsifying power by increasing the viscosity of the aqueous. एक्वस फेज की विस्कोसिटी ज्यादा हो जाती है जिसकी वजह से ऑयल इन वाटर इमल्शन भी स्टेबल हो जाती है। सिंथेटिक सरफेस एक्टिव एजेंट्स से लोग डिफर करते हैं बाय सिंस दैट दे डू नॉट कॉज एन appreciable lowering of interfacial tension and they form a multi-layer rather than monolayer. Examples plant origin की है polysaccharides like acacia, tragacanth, agar, pectin and lecithin. Animal origin के जो surfactants है वो है gelatin, lecithin and cholesterol. Third is finely dispersed solid या solid particulate films. Solid particle films are known as particulate films. They form a particulate film around dispersed particles. These particles rely on adsorption to interfaces and, like the hydrophilic colloid, function by forming a physical barrier to coalescence. Finely divided or small solid particles that are wetted to some degree by both oil and water act as emulsifying agents. अगर पार्टिकल्स जो है वो बहुत ज्यादा हाइड्रोफिलिक होंगे तो वो एक्वस फेज में रहेंगे, और अगर हाइड्रोफोबिक होंगे तो वो ऑयल फेज के अंदर रहेंगे, जिसकी वजह से जो इनकी कंसंट्रेशन है सरफेस पे रहेगी और पार्टिकुलेट के दरमियान पार्टिकुलेट फिल्म बन जाएगी डिस्पर्स ड्रॉपलेट्स के दरमियान, जिसकी वजह से जो कोएलिसेंस है वो नहीं। फॉर एग्जांपल कोलाइडल क्लेस लाइक बेंटोनाइट, वेगम एंड मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट। However, दूसरी जो इसकी एग्जांपल है वो metallic hydroxide है, like magnesium hydroxide is used as emulsifying agent. Next is auxiliary emulsifiers. Secondary emulsifiers, these are the groups
that are normally incapable themselves of forming stable emulsion. इनको stable emulsion नहीं बना सकते, लेकिन ये thickening agent के तौर पे काम करते हैं, जिसकी वजह से जो emulsion है वो stabilize हो जाती है. Like cetyl alcohol, glycerol monostearate, methyl cellulose, sodium carboxy, methyl cellulose, and stearic acid. So auxiliary emulsifiers are amphiphilic in nature, that is, they form gel or liquid crystalline phases with primary emulsifying agent. जो पहले emulsifying agent पड़े हैं उनके साथ ये मिल के थोड़ा सा जेल लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं, जिसकी वजह से विस्कोसिटी इंक्रीज हो जाती है क्रीम्स वगैरह की. जो दूसरी चीज इमल्शन के अंदर जाती है वो है एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव्स. So preservatives must be less toxic, stable to heat and storage, chemically compatible होने चाहिए, cost reasonable होनी चाहिए, acceptable taste, odor और color होना चाहिए, and they should be effective against fungus, yeast and bacteria. Available in oil and aqueous phase at effective level concentration, preservatives should be in ionized form to penetrate the bacterial membrane. So example है benzoic acid, formaldehyde, phenol, benzalkonium chloride, cetyl trimethyl ammonium bromide, etc. Third is antioxidants. Auto oxidation जो है वो हो सकती है by free radical reaction. तो antioxidants हम लोग डालते हैं ताकि oxidation ना हो. So oxidation can be prevented by absence of oxygen, a free radical chain breaker, and by adding a reducing agent. For example, gallic acid, propyl gallate, ascorbic acid, sulfide, and L-tocopherol. So the oxidative decomposition of certain excipients, the oil phase, and some pharmaceuticals is possible in emulsion. So इसको बचाने के लिए हम लोगों ने इसमें antioxidants डाले होते हैं. The selection of appropriate antioxidant depend on the factor, for example, stability, compatibility, toxicity, effectiveness in emulsion, odor, taste, and distribution between two phases. Last but not the least, viscosity agents. We add viscosity agents to increase the viscosity, hence increasing the stability. For example, hydrophilic colloids, partially synthetic polymers like cellulose derivatives, and synthetic polymers. Now, what are the methods of preparation of emulsion? तीन method है usually. Small scale के ऊपर तीन method है, dry gum, wet gum and bottling method. और large scale पे जो है वो mills use होती है. जो ड्राई गम मेथड है इसको हम लोग कॉन्टिनेंटल मेथड भी बोलते हैं. इसके अंदर जो रेशो जाती है वो 4:2:1 जाती है. सो फॉर एग्जांपल 4 इसमें ऑयल है, 20 इसमें या 2 इसके अंदर वाटर है और 1 इसके अंदर हमारे पास जो इमल्सिफाइंग एजेंट है. फॉर एग्जांपल 40 ml आपके पास फिक्स ऑयल है जिसको आपने इमल्सिफाई करना है. अगर 40 ml आपके पास फिक्स ऑयल है तो आप उसको 10 ग्राम अकेशिया के अंदर ट्रिचुरेट करेंगे हम लोग सबसे पहले उसको. तो ड्राई गम है तो हम लोग इसमें वाटर बाद में डालेंगे. पहले हम लोग ऑयल और जो अकेशिया या कोई भी जो गम है हमारे पास उसको हम लोग उसके साथ थोड़ा सा पानी डाल के थोड़ी सी इसको प्राइमरी इमल्शन बनाएंगे. प्राइमरी इमल्शन बेसिकली इंडिकेट करती है कि दिस सिस्टम इज कंपैटिबल. तो उसको जब ट्रिचुरेट किया जाता है तो क्रैकिंग साउंड आती है. क्रैकिंग साउंड इंडिकेट करती है कि प्राइमरी इमल्शन बन गई है. जब इमल्शन बन जाती है प्राइमरी तो उसके बाद बाकी इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी डाल के उसको मेकअप कर लिया जाता है वॉल्यूम. वेट गम मेथड को इंग्लिश मेथड भी बोलते हैं. इसके अंदर ऑयल वाटर और गम की जो रेशो है वो ड्राई गम जैसी ही है, लेकिन इसके अंदर जो मेथड है वो थोड़ा सा डिफरेंट है. इसमें हम लोग गम और वाटर को पहले ट्रिचुरेट करके म्यूसिलेज बनाते हैं, उसके बाद उसको ऑयल डालते हैं और बाकी ट्रिचुरेट करके उसको क्लिकिंग साउंड जब आती है तो प्राइमरी इमल्शन हो जाती है. उसके बाद इसको बाकी पानी डाल के या जो भी इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स है वो इनकॉर्पोरेट करके रिक्वायर्ड वॉल्यूम तक ले जाया जाता है. जो बॉटल मेथड है it is used for the preparation of emulsions of volatile and other non-viscous oils. तो इसमें 4:4:2 के हिसाब से लार्ज बॉटल में डाल के पाउडर गम और ऑयल और उसको मिक्स कर लिया जाता है बॉटल के अंदर और उसके बाद वाटर डाल के उसको मेकअप करके बॉटल के अंदर ही उसको शेक करके आप इमल्शन बना लेते हैं. Physical stability of emulsions. A stable emulsion is defined as a system in which globules retain their initial character and remain uniformly distributed throughout the continuous phase. So, किसी भी emulsion की जो stability है उसको characterize करते हैं absence of coalescence,
absence of creaming, and maintaining an elegance preparation. Instability की चार reasons हो सकती हैं like flocculation या creaming, coalescence or breaking, some physical or chemical change and phase inversion. क्लीमिंग बेसिकली एक फिनोमिना है जिसके अंदर जो ड्रॉपलेट्स हैं डिस्पर्स फेज के वो इमल्शन के टॉप पे आ जाते हैं यूजुअली ज्यादा हीट करने से चूंकि इमल्शंस आर थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल सिस्टम तो यूजुअली हीट करने से या किसी भी पैरामीटर के थोड़ा सा तब्दील होने से क्रीमिंग हो सकती है तो जो डिस्पर्स फेज है वो दूसरी फेज के ऊपर आ जाती है व्हिच मींस दैट कि आपका जो इमल्सिफाइंग एजेंट है वो एक्सपायर हो गया या उसने काम करना बंद कर दिया है. Next is breaking or cracking or coalescence. Cracking involves coalescence of the dispersed globules and provide eventual separation of emulsion in two phases. तो sometimes लैब में जब काम कर रहे होते हैं हम तो प्राइमरी emulsion बने बगैर sometimes बच्चे क्या करते हैं कि वो पानी डाल देते हैं बाकी और उसको ट्रिचुरेट करते रहते हैं चूंकि ऑलरेडी प्राइमरी emulsion नहीं बनी या ज्यादा हीट अप हो गया सिस्टम ट्रिचुरेट करने की वजह से तो क्या होता है कि आप प्रॉपर देख सकते हैं कि वाटर और ऑयल जो है वो अलग हो. Some of the factors that cause cracking are addition of a substance that is incompatible with the emulsifier, increase in temperature, freezing of aqueous phase, and attempt to incorporate excess amount of dispersed phase. Factors जो कि reduce कर सकते हैं इस chance को वो है uniformity of particle size, increase in viscosity of the emulsion, and phase volume ratio. That is, the dispersed phase should be less than 74%. Otherwise, the oil globules may aggregate and emulsion may break. Physical and chemical changes. Natural gums, starches जो हम like as emulsifier use करते हैं, वो उनके अंदर बहुत ज़्यादा polysaccharides हैं तो उनके अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में बैक्टीरियल लोड हो सकता है. बैक्टीरिया ग्रोथ की वजह से pH चेंजेस हो सकती है जो कि emulsion को ब्रेक कर सकती है. Synthetic emulsifiers are more stable. So some emulsifiers such as soaps, they carry electrical charges. Utilization of charge by on adding a substance may cause breakdown of the emulsion as well. Next is phase inversion. Sometimes क्या होता है oil in water emulsion, water in oil type में convert हो जाती है and vice versa. Sometimes by addition of any electrolyte or phase volume ratio को जब change किया जाए या temperature change किया जाए तो जो phase है वो overall तब्दील हो जाती है emulsion की. Pharmaceutical applications of emulsions. They are used to administer orally unpleasant tasting drugs like liquid paraffin, cod liver oil, or castor oil. Oil soluble as well as water soluble materials can be formulated in a single dosage form. Radio opaque emulsions are used for diagnostic applications. Oil and water type emulsions are used for IV administration of oils and fats. And emulsions of both water and oil in water type have extensively been used to prepare pharmaceutical preparation for external use and cosmetic preparations like creams and lotion. Emulsification has also been used in aerosol products to prepare foams, and drugs sensitive to oxidation or hydrolysis can be stabilized by formulating them in the form of any emulsion. And bioavailability of certain poor soluble drugs can be improved. This was all about emulsions. Thank you so much. For any queries, join us on our social media sites.